हेलो, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। चलिए तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे आज याद रखिए, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक बात याद रखिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो ज्योग्राफी का बेस चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार से भी होते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर को हम बखूबी अच्छे से समझते हैं। तो सभी बच्चे पहले बोर्ड पर ध्यान से देखिए, 3 शब्द हैं, प्लेट, विवर्तनिकी और सिद्धांत। देख सकते हैं, प्लेट, विवर्तनिकी और सिद्धांत। क्लियर है? तो हमें इन सब का मतलब समझना है। तो बच्चे सबसे पहले देखिए प्लेट शब्द है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए प्लेट क्या होता है। तो बच्चे अगर मान लीजिए कि जैसे मैं ये पृथ्वी का आपके पास नक्शा बनाता हूं, तो कहते हैं ये कि पृथ्वी की ये ऊपरी परत है। ये देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी की क्या है, ऊपरी परत। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, ऊपरी परत को हम सतह या धरातल भी कहते हैं। तो आप बस सिर्फ इतना याद रखना कि जिस जमीन पर, जिस सतह पर आप खड़े हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे बस इतना याद रखिएगा कि आप जिस जमीन पे खड़े हैं, जिस सतह पर खड़े हैं, उसी जमीन को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं वही क्या है, प्लेट है। तो अगर इसकी परिभाषा बनाई जाए तो कैसे बनेगा? क्लियर है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर, दृढ़ एवं स्थायी। क्लियर है? पृथ्वी के ऊपरी कठोर, दृढ़, स्थायी परत को प्लेट कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि प्लेट क्या होता है। तो आप सिंपल लाइन में ये कहेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर, दृढ़ और स्थायी परत को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसी ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे ऊपरी परत प्लेट है तो इसकी कुछ तो गहराई होगी। तो याद रखना है कि इसकी गहराई क्या है, इसकी मोटाई है। तो सभी बच्चे याद रखना है आपको, इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये भी देखा कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर, दृढ़ और स्थायी परत को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और प्लेट की जो औसत मोटाई है वो कितनी है, वो 33 किलोमीटर है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर, दृढ़ और स्थायी परत को ही हम प्लेट कहते हैं और प्लेट की जो औसत मोटाई है वो कितनी है, वो 33 किलोमीटर है। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे जरा ये सोचते हैं कि क्या प्लेटें लगातार हैं या नहीं है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था कि पृथ्वी की सतह पर भ्रंश भी है, दरार भी है। तो अगर पृथ्वी की सतह पर भ्रंश है, दरार है, यानी प्लेट पर दरार है। तो अगर प्लेट पर दरार होगी तो क्या कभी प्लेट लगातार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्लेटें लगातार नहीं है, प्लेटें लगातार नहीं है, प्लेटें लगातार नहीं है क्योंकि सतह पर भ्रंश है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे मैंने आपको भ्रंश पढ़ा दिया था। तो सभी बच्चे फिर याद रखिएगा कि पृथ्वी की ऊपरी परत प्लेट है, लेकिन प्लेट लगातार नहीं है बच्चे। इसलिए प्लेटें लगातार नहीं है क्योंकि सतह पर हम क्या देखते हैं, भ्रंश है, दरार है। तो याद रखना है आपको बच्चे कि प्लेट लगातार नहीं है, इसलिए लगातार नहीं है क्योंकि सतह पर क्या है, भ्रंश है, दरार है। इसका मतलब है बच्चे दरार के कारण कभी भी प्लेट लगातार नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से, अगर मान लीजिए बच्चे एक कट में बाहर निकालूं तो आपको ख्याल होगा कि हमारे यहाँ जमीन पर सतह भी है और पानी भी है। देख रहे हैं बच्चे, सतह भी है और क्या है, पानी भी है। तो जो सतह होता है
हम उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। लेकिन जो पानी होता है हम उसे क्या होते कहते हैं, महासागर। तो बच्चे जिस जमीन पे खड़े हैं उसे प्लेट कहते हैं। लेकिन इस महासागर को ध्यान से देखिए, क्या महासागर का पानी हवा में है या जमीन पर टिका है? वो भी तो नीचे की जमीन पर टिका है। तो बच्चे अगर नीचे की जमीन पे टिका है तो मैंने तो पृथ्वी के ऊपरी परत को प्लेट कहा था, यानी महासागर का पानी जिस जमीन पे टिका है वो भी तो प्लेट हो गया। इसका मतलब है बच्चे प्लेटें दो तरह की हो गई, एक महाद्वीप की प्लेट और दूसरी महासागर की प्लेट। क्लियर है? यहां देखिए, फिर बच्चे हमें याद रखना है कि प्लेट दो प्रकार की होती है, प्लेट दो प्रकार की होती है। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन? तो जो पहला प्लेट है, हमने पहले प्लेट का क्या नाम दिया, महाद्वीपीय प्लेट। तो बच्चे पहले हम महाद्वीपीय प्लेट के प्रकृति को जान ले। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि जो महाद्वीपीय प्लेट होता है यह किस चट्टान से बना है। तो इस बात को नहीं भूलेंगे कि महाद्वीपीय जो प्लेट है वो ग्रेनाइट चट्टान से बनी है। पहले इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो महाद्वीप की प्लेटें हैं, क्लियर है, यानी प्लेट जो है वो दो प्रकार की है। पहला है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीप प्लेट किस चट्टान से बना है बच्चे? ग्रेनाइट चट्टान से बना है। क्लियर है? ठीक, फिर याद रखेंगे कि ये ग्रेनाइट चट्टान से बना है और अगर हम इसकी औसत मोटाई की बात करेंगे तो हम कहेंगे 50 से 60 किलोमीटर। ठीक है, यहां सही बच्चे केयर कीजिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लेट की औसत मोटाई कितनी है महाद्वीपीय प्लेट की, तो आप क्या बोलेंगे? 50 से 60 किलोमीटर। और फिर एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका घनत्व भी क्या है, कम है। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये देखा बच्चे कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके बारे में पहले आप ये जान लीजिए कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट चट्टान से बनी है। अच्छा, ग्रेनाइट चट्टान से बनने के बाद, क्लियर है बच्चे, इसकी औसत मोटाई कितनी है? 50 से 60 किलोमीटर है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं बच्चे कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका घनत्व भी क्या है, कम है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखिएगा कि महाद्वीपीय की प्लेट की घनत्व भी कम है। स्पष्ट है? अगर मान लीजिए कभी घनत्व पूछा भी गया तो लगभग कितना है बच्चे? 2.67 है। स्पष्ट है? चलिए अब दूसरे प्लेट पर आते हैं। आपने देखा कि पहला महाद्वीपीय प्लेट है, जो दूसरा जो प्लेट है बच्चे वो फिर क्या मिला हमें? महासागरीय प्लेट। क्लियर है? पहले हम इन दोनों का नेचर जान लेते हैं कि एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक क्या है? महासागरीय प्लेट। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो महासागरीय प्लेट है वो किस चट्टान से बना है? तो हम क्या कहेंगे कि महासागरीय प्लेट जो है बेसाल्ट चट्टान से बना है। क्लियर है? इस बात को याद रखना है कि महासागरीय प्लेट बेसाल्ट चट्टान से बनी है। अच्छा, अगर इसकी भी अगर आपसे औसत मोटाई पूछी जाए कि महासागरीय प्लेट की औसत मोटाई कितनी है, तो इसकी औसत मोटाई बच्चे 5 से 11 किलोमीटर है, क्योंकि ऊपर पानी होने के कारण जमीन क्या है? कम हो जाती है। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि इसका घनत्व ज्यादा है। इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा, इसका घनत्व ज्यादा है तो कितना है? लगभग 2.95 है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट चट्टान से बनी है, मोटाई 50 से 60 किलोमीटर है और घनत्व कम है। लेकिन अगर मैं महासागरीय प्लेट की बात करूं तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है, मोटाई 5 से 11 किलोमीटर है और इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो बच्चे इससे हमें यह पता चला कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की और कमजोर है। आप तुलना कीजिए, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की और क्या है? कमजोर है। लेकिन महासागरीय प्लेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो घनत्व अधिक होने के कारण ये मजबूत भी है। क्लियर है बच्चे? और कठोर भी है, भारी भी है। स्पष्ट है? तो इस बात को याद रखिएगा कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो अपने इस घनत्व कम होने के कारण हल्की और कमजोर है, लेकिन जो महासागरीय प्लेट है घनत्व ज्यादा होने के कारण कठोर और मजबूत है। स्पष्ट है? तो चलिए यहां हमने क्या किया कि सबसे पहले प्लेटों के प्रकार को भी सीख लिया। क्लियर है? मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
ओके अब बच्चे चलिए, आपने पहले प्लेटों के प्रकार सीखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात याद रखेंगे बच्चे कि जो मुख्य प्लेट है, पहले हम जरा मुख्य प्लेटों की बात करें, ठीक है। मुख्य प्लेट, जो मुख्य प्लेट है बच्चे, हम उन्हें बड़े प्लेट भी कहते हैं। जो मुख्य प्लेट है हम उन्हें क्या कहते हैं? बड़े प्लेट है। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो मुख्य प्लेट है बच्चे, उनकी संख्या कितनी है? 7। तो जरा जानते हैं कि कौन कौन मुख्य प्लेटें हैं। देखिए बच्चे, पहले भारतीय प्लेट, याद रखेंगे कि जो भारत की जमीन का प्लेट है वो मुख्य प्लेट में आता है, जिसकी संख्या क्या है? 7। फिर बच्चे प्रशांत प्लेट, आप इसमें खुद समझ लेंगे कि कौन महाद्वीपीय प्लेट है और कौन क्या है? महासागरीय प्लेट। प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, देख रहे हैं, भारतीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, देख रहे हैं बच्चे, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। क्लियर है? तो बच्चे याद रखना है कि यही मुख्य प्लेट और बड़े प्लेट कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7। इसमें कौन कौन से प्लेट आते हैं तो सभी बच्चे केयर करेंगे। भारतीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। क्लियर है? अच्छा बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं इनको एक ही मानते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि कुछ विद्वान इनको एक मानते हैं। तो अगर इनको एक मानेंगे तो फिर प्लेटों की संख्या वो कितनी कह देते हैं? 6 कह देते हैं। और कभी कभी इनको अलग भी माना जाता है। तो याद रखेंगे, एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और दूसरा क्या है? दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब बच्चे इसी तरह क्या होता है कि जो छोटे प्लेट होते हैं, लघु प्लेट होते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं। तो जो छोटे प्लेट होते हैं वो लगभग 10 के करीब है। तो आप ये याद रखिएगा कि मुख्य प्लेटें ही क्या हैं? 7 है, और जो छोटे प्लेट हैं वो 10 के करीब है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या बातें हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं। अच्छा, अब सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा कि चलिए हमने प्लेटों के बारे में सीख लिया। अब एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये जो हमारी प्लेटें हैं, यानी जो जमीन है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्लेटें निरंतर गतिशील हैं। प्लेटें निरंतर क्या है? गतिशील है। इसका मतलब है कि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं वो कंटिन्यू क्या है? मूविंग है, गतिशील है। लेकिन बच्चे, अगर प्लेट गतिशील है तो कैसे गति कर रहा है? एक बात याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर और स्थायी चट्टानी परत को ही प्लेट कहते हैं, और ये बच्चे मूव कर रहा है तो जरूर इसके नीचे कुछ लिक्विड जैसा होगा, क्योंकि बच्चे जब लिक्विड जैसी चीज नीचे होती है तभी तो कठोर चीज इसके ऊपर तैरती है। तो मैंने आपको कहा था ना कि जमीन के नीचे गर्म मैग्मा है। तो बच्चे, अगर जमीन के नीचे गर्म मैग्मा लिक्विड फेज में होगी तो ऊपर की पत्थर तो तैरने लगेगी। तो अगर प्लेटें निरंतर गतिशील हैं, क्यों निरंतर गतिशील हैं बच्चे? तो सीधे कहेंगे क्योंकि ये मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। क्लियर हो चुका? तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि ये सारी प्लेटें जो है निरंतर गतिशील हैं। इसलिए गतिशील हैं क्योंकि वो मैग्मा के ऊपर क्या करती हैं? तैरती हैं। तो मैग्मा के ऊपर तैरने के कारण बच्चे ये सभी जो प्लेटें हैं वो क्या हैं? गतिशील हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इनकी जो गतिशीलता है, ठीक है, वो कैसे है? तो एक बात याद रखना है बच्चे, गतिशीलता एक दूसरे के संदर्भ में, देखिए इसकी गतिशीलता कैसे देखी जाती है? गतिशीलता एक दूसरे के संदर्भ में एवं
पृथ्वी की घूर्णन गति के संदर्भ में है, एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के संदर्भ में है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्लेटें गतिशील है और ये मैग्मा के ऊपर तैरती हैं, और अगर आप गतिशीलता देखेंगे तो एक दूसरे के संदर्भ में है, और फिर जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके क्या है, संदर्भ में है। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बच्चे एक बात क्लियर कीजिएगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्लेटें निरंतर गतिशील हैं, मैग्मा के ऊपर तैरेंगी और एक दूसरे के संदर्भ में तैरेंगी, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से तैरेंगी, तो क्या ये आपस में टकराएंगी भी? निश्चित है बच्चे, ये आपस में टकराएंगी। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अगर मान लीजिए कि दो प्लेट हैं, जैसे एक प्लेट ये है और मान लीजिए एक प्लेट ये है, और दोनों बच्चे मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है ये टकरा भी जाएं और हो सकता है कि ये टकराए नहीं तो एक दूसरे से अलग भी हो जाएं, ये भी तो हो सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो प्लेट के जो किनारे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो प्लेट का किनारा है, तो बच्चे हमें याद रखना है कि ये जो प्लेटों का किनारा है हम इसे सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत कहते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्लेटों के किनारों को सीमांत, प्लेटों के किनारों को सीमांत कहते हैं। ये भूलेंगे नहीं बच्चे, एक एक टर्म इसकी टेक्निकल है कि जितने प्लेटें हैं उनके किनारों को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं, यानी कि मार्जिन कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा, बच्चे जरा सोचिए कि अगर प्लेटें मूव करेंगी तो जाहिर है आपस में टकराएंगी, लेकिन क्या मैं कहूं कि प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो वो प्लेटों के किनारे टकराएंगे, यानी प्लेटों के सीमांत आपस में टकराएंगे। तो बच्चे जब सीमांत आपस में टकराएंगे तो जाहिर है घटनाएं भी घटेंगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि सभी घटनाएं प्लेटों के सहारे, सभी घटनाएं प्लेटों के सीमांतों के सहारे होती हैं। सभी घटनाएं प्लेटों के सीमांतों के सहारे होती है, प्लेटों के सीमांतों के सहारे होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो सब किसके सहारे होंगी? प्लेटों के सीमांतों के सहारे होती हैं, तथा घटनाओं को ही विवर्तनिकी कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, तथा घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तनिकी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि जितनी भी घटनाएं घटेंगी उन्हीं घटनाओं को क्या कहा गया है? विवर्तनिकी कहा गया है। और आपके चैप्टर का नाम भी बच्चे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इसका मतलब वो प्लेट नहीं, विवर्तनिकी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी वो घटनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आपने देखिए पहले प्लेटों को समझा, अब हम घटनाओं को भी समझेंगे। तो यहाँ पहले इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जितनी भी घटनाएं हैं वो सीमांतों के सहारे होती हैं, और सीमांतों के सहारे जो घटनाएं होती हैं फिर हमने उसे क्या कह दिया? प्लेट विवर्तनिकी कहा। पूरी बात समझ में आ गई? और बच्चे जिस विद्वान ने ये दिया इसीलिए हम इसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब देखिए बच्चे यह सिद्धांत किसने दिया था? क्लियर है? तो एक बात याद रखेंगे कि यह सिद्धांत 1960 के दशक में, यह सिद्धांत 1960 के दशक में हेरी हेस ने दिया था। भूलेंगे नहीं बच्चे, किसने दिया था? हेरी हेस ने दिया था। क्लियर हो गया? यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यह सिद्धांत 1960 के दशक में जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का क्या नाम था? हेरी हेस। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 के दशक में हेरी हेस ने दिया था। क्लियर है? अच्छा, लेकिन बच्चे प्रश्न है कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो चलिए एक बात याद रखिएगा कि प्लेट शब्द का प्रयोग जो है टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन ने किया था, याद रखिएगा, टूजो विल्सन ने किया था। यानी सिद्धांत को हेरी हेस ने दिया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि ये जो प्लेट शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या बोलिएगा?
टू जो विल्सन ने किया था। क्लियर है बच्चे? अच्छा, उसी तरह याद रखिएगा कि प्लेट विवर्तनिकी फिर शब्द किसने कहा, तो हमें यह भी याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द मॉर्गन ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। यहां भी आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है बच्चे, इस शब्द को किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। तो याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 के दशक में हेरी हेस ने दिया। प्लेट शब्द का प्रयोग टू जो विल्सन ने किया था, और प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब जरा देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस बात पर आधारित है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, अब सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है बच्चे, ये दो बातों पर आधारित है। आपको डेप्थ में नहीं जाना, पर ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किन दो बातों पर आधारित है। क्लियर है? तो याद रखेंगे बच्चे कि इस सिद्धांत के आधार, जरा आप सिद्धांत के आधार की भी बात समझ लीजिए। सिद्धांत के आधार क्या है? तो बच्चे पहला जो सिद्धांत का आधार है उसे हम कहते हैं पूरा चुंबकत्व। क्या कहते हैं? पूरा चुंबकत्व। और दूसरा कहते हैं हम सागर नित्तल प्रसरण। सागर नित्तल प्रसरण, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। देखिए, सागर नित्तल प्रसरण, प्रसरण का मतलब होता है फैलाव, यानी सागर की जमीन फैल रही है। और पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स का टर्म है। तो सभी बच्चे इस बात को भूलिएगा नहीं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के ये दो आधार हैं जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार है, पहले को पूरा चुंबकत्व कहा गया और दूसरे को क्या कहा गया? सागर नित्तल प्रसरण। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा बच्चे कि मान लीजिए अगर प्लेटें मूव करेंगी, तो अगर मूव करेंगी तो आपस में टकराएंगी। भाई सिंपल सी बात है कि अगर प्लेटें मूव करेंगी तो वो आपस में क्या करेंगी? टकराएंगे भी। स्पष्ट है? तो एक बात याद रखिएगा कि प्लेटों में तीन प्रकार की गति या सीमांत होते हैं। ठीक है, यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि प्लेटों में तीन प्रकार की गति, प्लेटों में तीन प्रकार की गति या सीमांत होते हैं। तीन प्रकार की गति या सीमांत होते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, पहले को कहा जाता है अभिसारी। मैंने बल चैप्टर में ये सब क्लियर किया है। ठीक है, हम उसी को एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं बच्चे। पहले को कहते हैं अभिसारी या विनाशी सीमांत। अभिसारी या विनाशी सीमांत। क्लियर है? अच्छा, और दूसरे को हम कहते हैं अपसारी या संरचनात्मक सीमांत। अपसारी या संरचनात्मक सीमांत। और तीसरे को हम कहते हैं संरक्षी सीमांत। क्लियर है? तो बच्चे भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटों में तीन प्रकार की गति होती है। पहले को अभिसारी या विनाशी सीमांत, दूसरे को अपसारी या संरचनात्मक सीमांत, और तीसरे को संरक्षी सीमांत। और बच्चे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां 90% से भी प्लस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं अभिसारी सीमांत से। ठीक है बच्चे, इसीलिए मैंने यहां इंपॉर्टेंट का क्या कर दिया? मार्क लगा दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वो है अभिसारी सीमांत। अब हमें एक एक सीमांत को पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है? और बच्चे देखिए, जो भी क्लास नोट्स में मैं लिखवा दूंगा डेफिनेटली क्वेश्चन वही रहेंगे, बस आपको चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। और बेफिक्र रहिए, इस क्लास में मैं एक एक चीज की ग्राफिंग करके अच्छे से समझाऊंगा ताकि चीजें आपको क्लास में ही याद होती जाएं। तो चलिए बच्चे, हम सबसे पहले सीमांत को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सीमांत क्या था? मैंने आपको बताया था अभिसारी या विनाशात्मक सीमांत। अभिसारी या विनाशात्मक सीमांत। चलिए
अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे पहले मुझे बताइए, अभिसारी का मतलब क्या है? आमने सामने, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बल में क्या बताया था कि बल की गति आमने सामने होगी, लेकिन बच्चे बल तो नजर नहीं आता, नजर तो जमीन नजर आती है। तो उसी को एडवांस लेवल पे अब बल न कह के हम क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। और सतह भी न बोलकर हम क्या कहेंगे? प्लेट बोलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखिएगा कि अभिसारी सीमांत में प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होती है। देखिए सीखते चलिए, बहुत इजी है। इसमें प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होती है। इसमें प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि इसमें प्लेटों की गति क्या है? एक दूसरे के तरफ होती है। अच्छा, अब बच्चे अगर एक दूसरे के तरफ होगी तो क्या मैं कहूं कि प्लेटों में टक्कर होगी? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, भाई सिंपल सी बात है कि अगर प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होगी तो फिर प्लेटों में टक्कर होगी। अच्छा, अगर प्लेटों में टक्कर होगी तो क्या विनाश होगा? तो याद रखना है बच्चे, विनाश भी होगा। देख रहे हैं, इसमें प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होती है, फिर प्लेटों में टक्कर होती है, और टक्कर होने से क्या होता है? विनाश होता है। तो बच्चे मैंने आपको तो ये समझाया था कि जो महासागरीय प्लेट है वो कठोर है और मजबूत है, लेकिन जो महाद्वीपीय प्लेट है वो कमजोर है और क्या है? उसका घनत्व भी कम है, हल्की है। तो जरा सोचिए कि अगर महासागर की प्लेट महाद्वीप के प्लेट से टकरा जाए तो क्या उसके जमीन को तोड़ नहीं देगी? और अगर जमीन टूटेगा तो क्या भूमि का विनाश नहीं होगा? तो सभी बच्चे याद रखना है, इसमें भूमि का विनाश होता है, यानी कि हानि होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? इसमें भूमि का विनाश या क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि मजबूत प्लेट हल्के प्लेट को तोड़ देती है, उसके सीमांत को तोड़ देती है, इसलिए भूमि का विनाश होता है। याद रखेंगे, प्लेटों की गति एक दूसरे के तरफ होगी, टक्कर होगी, विनाश होगा, और बच्चे भूमि का विनाश होगा, यानी कि भूमि की हानि होगी, जमीन खत्म होगी बच्चे, जमीन कम होगी। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मुझे आपको विवर्तनिकी पढ़ाना है, और विवर्तनिकी का मतलब है घटनाएं। तो बच्चे यहां कोई घटना नजर नहीं आई। देखिए इसमें क्या क्या बनेगा, वही घटना है बच्चे। क्लियर है? तो याद रखना है, इसमें ऊंचे वलित पर्वत आपको सिखा दिया है। आप अभिसारी से वलित पर्वत बनता है, ठीक। इसमें ऊंचे पर्वत, गहरे गर्त, याद रखिए, इसमें ऊंचे पर्वत, गहरे गर्त, गहरे मूल के भूकंप एवं, बच्चे भूलेंगे नहीं, ये यही सब पूछेंगे आपसे। वलित पर्वत, गहरे गर्त, गहरे मूल के भूकंप एवं तीव्र सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण होता है, एवं तीव्र सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यही बच्चे 4 घटनाएं घटती है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें ऊंचे वलित पर्वत बनेंगे, पहली घटना। गहरे गर्त बनेंगे, दूसरी घटना। गहरे मूल का भूकंप आएगा, तीसरी घटना। और तीव्र सक्रिय ज्वालामुखी होंगे, चौथी घटना। इसलिए बच्चे ये पूरा का पूरा विनाशकारी है। ऊंचे पर्वत बनेंगे, गहरे गर्त बनेंगे, गहरे मूल के बच्चे भूकंप आएंगे जो और खतरनाक होगा, और तीव्र सक्रिय ज्वालामुखी का भी क्या होगा? निर्माण होगा। आपको ये चारों घटनाएं याद होनी चाहिए। अब बच्चे चलिए मैं ग्राफिंग करके अब आपको ये चारों घटनाएं दिखा देता हूं, आप नहीं भूलेंगे। ऊंचे पर्वत, गहरे गर्त, गहरे मूल के भूकंप और तीव्र सक्रिय ज्वालामुखी बनेगी। तो चलिए पहले मैं इसको मिटाऊं और आपको ग्राफिंग में ये चीजें होते हुए दिखा देता हूं। तो जब आप ग्राफिंग को देख लेंगे तो अपने आप आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, ग्राफिंग का कंडीशन सीखिएगा, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, यहां पर आपको यह समझना है कि अगर मैं आपको पहले कंडीशन में दिखा रहा हूं, पहले कंडीशन में आप देखिएगा बच्चे कि एक और महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, एवं दूसरी ओर कौन है? महासागरीय प्लेट। तो पहला कंडीशन है बच्चे
कि मैं आपको महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों की टक्कर दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम महाद्वीपीय का भी टक्कर देखेंगे और फिर हम महासागरीय का भी टक्कर देखेंगे। तो पहले कंडीशन में बच्चे याद रखिए, हम महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की क्या करेंगे, टक्कर को देखेंगे। क्लियर है? तो बच्चे ये देखिए, ये मैंने बना दिया आपके सामने पहला महाद्वीपीय प्लेट। देख रहे हैं मोटाई ज्यादा है पर घनत्व कम है और ये कमजोर और हल्का है। और ये आपके सामने बना दिया मैंने महासागरीय प्लेट, ठीक है। ये देखिए बच्चे, यहां पर मैंने सीपी लिखा यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहां मैंने ओपी लिखा यानी ओशियानिक प्लेट। ये देखिए, ये है डेंसिटी, ये डेंसिटी, दोनों मूव आमने सामने और इसकी डेंसिटी ओशियानिक प्लेट की ज्यादा है, इसलिए मैंने ग्रेटर का साइन दिया। तो हमने देखा कि नीचे से अगर फोर्स आ भी रही है तो इनको क्या करा रही है, आमने सामने ले जा रही है, क्योंकि बच्चे उसी बल पर मूव करना है। तो देखिए, पहले नक्शे में आप ये देख रहे हैं कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आमने सामने है। महासागरीय प्लेट की मोटाई कम है पर घनत्व ज्यादा है, वो भारी और मजबूत है। आप महाद्वीपीय प्लेट पर देखिए, उसका डेंसिटी डी से बच्चे डेंसिटी कम है, वो हल्का है और क्या है, कमजोर है। अच्छा, अब यहां केयर कीजिए कि जब इन दोनों की टक्कर होगी, स्पष्ट है। हम दूसरे नक्शे में आते हैं बच्चे, यहां देखिए, दूसरे नक्शे में देखिए, जब कल्पना कीजिए ये टक्कर होगी तो पहले मैं आपको बता दूं यही सीमांत है और जितनी घटना है सीमांतों के सहारे होगी, मार्जिन के सहारे। तो बच्चे, जब ये मजबूत कमजोर से टकराएगा तो पहले इसके मुंह को तोड़ देगा और मुंह को तोड़ते हुए ये नीचे की ओर बैठेगा और ये हल्की है तो ऊपर की ओर होगी। ऐसे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, तो पहले क्या हुआ कि जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आया तो पहले तो इसके मुंह को तोड़ा गया, मलबा मिला। अच्छा, मुंह को तोड़ते हुए ये जो महासागरीय प्लेट है ये अंदर की ओर जाना शुरू हो गई। क्लियर है बच्चे? तो जब इसका मुंह टूटा तो इससे हमें मलबा मिला। तो जब मलबा मिला तो इनके आमने सामने होने के कारण मलबे में संकुचन हुआ और जैसे मलबे में संकुचन हुआ तुरंत मलबा ऊपर उठकर क्या बना, पर्वत। कैसा पर्वत? तो मैंने आपको क्या कहा था, वलित पर्वत। तो बच्चे, इसमें पहली घटना कौन सी घटी? तो हमने देखा कि इसमें पहली घटना वलित पर्वत घटी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चे, जब इसको तोड़कर ये नीचे की ओर जा रहा था, तो जब ये नीचे की ओर जा रहा था बच्चे, तो इस क्रिया को हम क्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेपण। और क्षेपण को आप इंग्लिश में कहते हैं सबडक्शन। तो बच्चे, ये क्षेपण हुआ तो ये जितने नीचे तक आएगा उसी में क्या बना देगा, गर्त बना देगा। और गर्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेंच। तो बच्चे देखिए, दूसरी घटना क्या घटी, गर्त। तो पहले पर्वत बना क्योंकि उसका मुंह टूटा, वहां मलबा आया और संकुचन से बच्चे मलबे में मोड़ पड़ गया और वलित पर्वत बना। अब ये जो सबडक्शन हुई, क्षेपण हुई बच्चे महासागरीय प्लेट की, वो नीचे गया और जितनी गहराई तक जाएगा वो क्या बना देगा, गर्त बना देगा। तो दूसरी घटना क्या घटी, गर्त घटी, गर्त बनी। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था बच्चे कि जमीन के नीचे टेम्परेचर हाई है, तो जमीन के नीचे जब तो क्या ये प्लेट का हिस्सा नहीं पिघलेगा? तो बच्चे लो, ये हिस्सा पिघलने लगा और जब ये हिस्सा पिघलेगा बच्चे तो क्या मैं इसे मैग्मा कहूं? कहा था ना, जमीन के नीचे पिघले चट्टान को मैग्मा कहते हैं। तो जहां बच्चे ये मैग्मा बना तो याद रखिएगा, इसी को एक वैज्ञानिक के नाम पर हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं। और बेनी ऑफ जोन ही क्या है बच्चे, मैग्मा का चैम्बर है। आपको सब सिखाया था, यही मैग्मा चैम्बर है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जमीन के नीचे जब मैग्मा, ये बच्चे महासागरीय प्लेट आ रही थी तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण महासागरीय प्लेट की जमीन वहां पिघली, मैग्मा बना। और मैग्मा जहां बना बच्चे, वो एक बेनी वैज्ञानिक के नाम पर हम उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं और वही क्या है, मैग्मा चैम्बर है। लेकिन बच्चे एक बात और केयर कीजिएगा कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीप की प्लेट, और ये ओशियानिक प्लेट है। इसका मतलब है इसके ऊपर सागर, महासागर का पानी भी होगा, जैसे यहां कल्पना करते हैं, देख रहे हैं, इसके ऊपर पानी भी होगा। तो अगर गलती से जब ये प्लेट नीचे आ रहा था तो ये पानी भी रिसकर नीचे आ गया और रिसकर नीचे आया और किसमें मिला,
मैग्मा में, और मैग्मा और ज्यादा खौलने लगा बच्चे, उतना ही भाप बनने लगा। और मैंने कहा था ना कि भाप की गुप्त उष्मा सबसे ज्यादा होती है बच्चे, लेटेंट हीट जो है वेपर का सबसे ज्यादा होता है। तो मैग्मा जितना खौलेगा बच्चे उतनी तेजी से ऊपर उठेगा और धरातल को फाड़कर बाहर आएगा। तो जब मैग्मा धरातल को फाड़कर बाहर आता है तो हम उससे लावा कहते हैं, लेकिन आने की क्रिया को ही क्या कहा गया है, ज्वालामुखी। तो बताइए अगली घटना क्या घटी बच्चे, ज्वालामुखी यानी के वोल्केनो। और बच्चे याद रखना है कि वोल्केनो जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि गहराई से पूरी स्पीड से मैग्मा निकली है और सब कुछ को बर्बाद कर देगी। तो सोचिए ये ज्वालामुखी भी कितना खतरनाक है। तो बच्चे तीसरी घटना क्या घटी, ज्वालामुखी। याद रखिए पहला घटना हुआ ऊंचा वलित पर्वत, दूसरा घटना हुआ गर्त, और तीसरा घटना क्या हुआ, ज्वालामुखी। अच्छा अब बच्चे एक बात क्लियर करो, अगर ये ओशियानिक प्लेट इस जमीन को तोड़कर जितना नीचे जाएगी, क्या इस पूरे जमीन को नहीं हिलाकर रख देगी? तो बच्चे इसकी चोट से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और जैसे वाइब्रेशन होगा ये पूरी जमीन कांपेगी बच्चे, और जब ये पूरी जमीन कांप जाएगी तो फिर हम इसी को क्या कहेंगे, भूकंप। पूरी बात समझ में आ गई, अर्थक्वेक। तो बच्चे हमारी अगली घटना क्या घटी, भूकंप, अर्थक्वेक। तो याद रखिएगा यही चार घटना, वलित पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप और गहरे गर्त। देख रहे हैं बच्चे, इसीलिए यहां पर खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराएगी तो महासागरीय प्लेट अंदर जाएगी बच्चे और पूरी जमीन को डिस्टर्ब करके रख देगी, इसलिए यहां खतरा ज्यादा है। यहां आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये पहला मैंने आपको कंडीशन सिखाया है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की टक्कर से इसमें क्या क्या हो रहा है। तो देखा आपने चार चीजें बन रही हैं, ऊंचे वलित पर्वत, गहरे गर्त, भूकंप उतना ही खतरनाक और ज्वालामुखी भी उतना ही खतरनाक। तो चलिए अब पहले हमने महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की टक्कर को देखा, अब हम देखते हैं महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर से क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चे समझ गए हैं? ओके, आप वीडियो पॉज करके भी ग्राफिंग को अच्छे से बना सकते हैं और बस अपने आप सब चीजें याद हो जाएंगी। तो बच्चे अब जरा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैंने महासागरीय मिटा दिया। अब हम दूसरे कंडीशन में अपने चलते हैं। पहला कंडीशन हो गया, देखिए कंडीशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, यहां देखिए कंडीशन नंबर 2। अब हम इसमें महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के ही टक्कर की बात करेंगे। देख रहे हैं, अब महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर होगी। तो बच्चे देखिए फिर उसी को ग्राफिंग में समझते हैं। ये एक महाद्वीपीय प्लेट मैंने बनाया और ये फिर मैंने क्या बनाया, दूसरा महाद्वीपीय प्लेट। तो बच्चे आप जान सकते हैं कि दोनों की मोटाई एक है और दोनों का डेंसिटी भी क्या है, बराबर है। चलिए ये दोनों आमने सामने होंगी। अब बच्चे क्या होगा, दोनों में टक्कर होगा, यही इसका मार्जिन है। तो जब दोनों में टक्कर होगा तो दोनों के मुंह टूटेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चे, अब अगर दोनों में टक्कर हुआ तो क्या होगा कि दोनों के ही तो मुंह टूटेंगे, और जब दोनों के मुंह टूटेंगे तो मलबे से तुरंत क्या बन जाएगा, ऊंचा पर्वत बनेगा। और बच्चे और टक्कर से वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से क्या होगी, जमीन कांपेगी, और फिर जमीन कांपेगी तो फिर दोनों में जमीनों में क्या आएगी, भूकंप आएगी। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा गई तो दोनों ग्रेनाइट चट्टान से बनी है, दोनों का घनत्व एक है, दोनों की मोटाई एक है। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों की जमीन टूटेगी और उस मलबे से संकुचन होकर वलित पर्वत बनेगा, माउंटेन बनेगा। बच्चे पर्वत तो बनेगा लेकिन और भूकंप भी आएंगे, पर ज्वालामुखी और गर्त नहीं बनेगा। क्यों ज्वालामुखी और गर्त नहीं बनेगा बच्चे? क्योंकि कोई भी प्लेट जो है नीचे नहीं गई, और जब प्लेट नीचे गई नहीं तो कैसे पिघलेगी, कैसे ज्वालामुखी आएगा? तो इस बात को याद रखिएगा कि जहां महाद्वीपीय प्लेट टक्कर हो गई वहां पर्वत बनेंगे और भूकंप आएगा, पर ज्वालामुखी और गर्त की घटना नहीं होगी। यहां आपको समझ में आ गया? चलिए अब बच्चे हम
ये तो समझ गए। अब हम आते हैं महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के टक्कर पर कि अगर मान लीजिए कि दोनों महासागरीय प्लेट हैं तो फिर दोनों क्या करेंगी। तो बस बच्चे इसमें एक लाइन मैं आपको बता दूंगा, आप बस उसे याद रखिएगा। क्लियर है। तीसरा कंडीशन देखिए बच्चे क्या कहता है। तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेट क्या है, महासागरीय एवं महासागरीय प्लेट का अगर मान लीजिए टक्कर हुआ, ठीक है, महासागरीय और महासागरीय प्लेट का क्या हो रहा है बच्चे, प्लेट का टक्कर। देख रहे हैं, यहां कंडीशन अलग है। पहले मैंने आपको महाद्वीप और महासागरीय बताया, फिर मैंने आपको महासागरीय और महाद्वीपीय और महाद्वीपीय का बताया। अब हमें बच्चे महासागरीय वाले को समझना है, ठीक है, कि अगर महासागरीय प्लेट अगर आपस में टकरा जाए तो फिर क्या होता है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट अगर आपस में टकरा जाए तो बच्चे सिर्फ इतना याद रखना है कि द्वीपचाप या तोरण का निर्माण होता है। द्वीपचाप या तोरण का निर्माण होता है। बच्चे अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि द्वीपचाप या तोरण क्या होता है। बच्चे इस तरीके से अगर कोई द्वीप फैला हुआ है तो हम इसी को चाप बोलते हैं, इसी को तोरण कहते हैं। तो अब सोचिए कि इसी में इस तरह करके चाप की तरह अगर ढेर सारे आइलैंड मान लीजिए बन गए, देख रहे हैं, तब इसी को हम द्वीपचाप या द्वीपीय तोरण कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसमें द्वीपचाप या द्वीप तोरण का निर्माण होता है। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि द्वीपचाप या द्वीप तोरण को भूगोल की भाषा में हम आर्कीपिलागो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो भी कहा जाता है। और अगर आपसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कहाँ, तो याद रखना है इसका एग्जाम्पल है बच्चे, आप जरूर देखिएगा, पूर्वी एशियाई द्वीप समूह। पूर्वी एशियाई द्वीप समूह ही इसके क्या है, एग्जाम्पल है, जहां महासागरीय और महासागरीय प्लेटों की क्या हुई थी, टक्कर हुई थी। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब बच्चे हमने यहां पर चीजों को सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि अभिसारी और विनाशकारी सीमांत के क्षेत्र क्या है। क्लियर है। चलिए अब इसके क्षेत्र पर चलते हैं। एक बात सभी बच्चे याद रखना है कि इसके दो क्षेत्र हैं। अभिसारी या विनाशकारी सीमांत के कितने क्षेत्र हैं? दो क्षेत्र हैं। तो बच्चे क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्षेत्र नंबर 1, बच्चे क्षेत्र नंबर 1 को हम कहते हैं परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी या मेखला। परिप्रशांत पेटी या मेखला, आप इसी को इंग्लिश में कहते हैं सरकमपैसिफिक बेल्ट। क्या कहते हैं हम इसे? सरकमपैसिफिक बेल्ट। तो बच्चे भूलेंगे नहीं कि अभिसारी या विनाशात्मक सीमांत का पहला क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी या मेखला, जिसे हम इंग्लिश में सरकमपैसिफिक बेल्ट कहते हैं। पर यहां पर हमें यह समझना है कि परिप्रशांत पेटी या मेखला का मतलब क्या होता है। तो बच्चे पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है प्रशांत महासागर का तटीय किनारा। प्रशांत महासागर का तटीय किनारा, उसी को। इसका मतलब है बच्चे कि विश्व में जहां जहां भी प्रशांत महासागर का किनारा है, विश्व में जहां जहां भी प्रशांत महासागर का किनारा है, हम उसे ही परिप्रशांत पेटी या परिप्रशांत मेखला कहते हैं। ठीक है। और बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जहां भी प्रशांत महासागर का किनारा है, ओके, वहीं पर हमें ये सभी चीजें मिलेंगी। भूकंप है, ज्वालामुखी है, और गहरे गर्त हैं, और बच्चे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये बहुत ही खतरनाक बेल्ट है। तो सभी लोग रट जाइए बच्चे कि जो प्रशांत महासागर का किनारा है वो अभिसारी या विनाशकारी सीमांत है। स्पष्ट है? क्यों? क्योंकि बच्चे पूरी प्रशांत महासागर का प्लेट है और इस तरफ एशिया का जो भाग है उसके भी प्लेट हैं, और दोनों आपस में टकराते हैं, तो जाहिर है बच्चे विनाश तो होगा ही होगा। तो चलिए हमने पहला क्षेत्र क्या देखा?
परिप्रशांत पेटी या मेखला या किनारा। बच्चे हम ग्राफिंग में इन चीजों को सीखेंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा क्षेत्र कौन है? देखिए, अभी हमें पहले क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र दोनों की जानकारी लेनी है, लेकिन मैं पहले आपको क्षेत्र बता देता हूं, उसके बाद हम एक एक क्षेत्र को पढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो दूसरा क्षेत्र है बच्चे, हम उसे क्या कहते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी। और मध्य महाद्वीपीय पेटी को आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल बेल्ट। समझ में आया? तो बच्चे हमें इन दोनों क्षेत्रों के बारे में जानना है। पहला क्या है? परिप्रशांत पेटी या मेखला, और दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहां अभिसारी या विनाशात्मक क्या है? सीमांत है। और अब बच्चे हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम बखूबी समझेंगे। पूरी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? थैंक यू क्लास।